देश सारा, देश सारा। धर्म मजहब में ना इसको बांटो, साझी संस्कृति से बंधा देश सारा, बंधा देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वो वंदे मातरम, वो वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज मुझे कहने की जरूरत नहीं, वो जो आपके दिल में, एक मिनट रुकिए, जो आपके दिल में जज्बा है और वो जज्बा मुझे दिख रहा है, इसलिए मुझे कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बांधनी। मुझे तो ये कहना है सिर्फ कि जिस लिए आप आज यहां इकट्ठा हैं, उसी लिए मैं भी यहां आज आया हूं। और मुझे भी लगता है कि ये यूं ही लहराते रहना चाहिए, हमेशा हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। कुछ जिम्मेदारियां हैं हमारी और कुछ कर्तव्य हैं हमारे। लेट हिम, 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 या प्लीज। कुछ जिम्मेदारियां हैं हमारी, कुछ कर्तव्य हैं हमारे, और उनसे बंधे हैं हम। वो जरूर उनको याद करेंगे, लेकिन जो ये हमारे हाथ में है, यही यकीनन यही हमारा शान है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं बातचीत का सिलसिला जरूर शुरू करूंगा, लेकिन जो मेहमान यहां पे मौजूद हूं, और आज एक बात और कहना चाहता हूं, वो ये कि आज का खास जो ये शो है, वैसे तो अक्सर ये लोगों की शिकायत रहती इधर वालों की कि यहां कम आते हैं, इधर ज्यादा जाते हैं। और हो सकता है ये शिकायत आज ज्यादा हो कि आज इधर ज्यादा हो गए, उधर कम हो गए, लेकिन मैं आज बराबर बराबर रहने का कोशिश करूंगा। जो जवान और जो नौजवान और जो लोग आज आए हैं हमारे शो में, खास तौर से शरीक होने के लिए बच्चे आए हैं, मैं उनसे जरूर पूछूंगा, आज बात करूंगा कि ये देश 2047 में कैसा, 1947 में हम आजाद हुए बाजी, सत श्री अकाल, और 2047 में हम क्या सपना देखते हैं, 2047 में हम कैसे होंगे, और फिर उसके बाद इस देश की प्रगति और प्रगति का पथ कैसे बने, क्या हो। लेकिन हां, मैं ये हमेशा बात कहता रहा हूं कि अपनी बात जरूर कहें, जो सपना आपका है वो अपना सपना जरूर रखें और वो सपना जरूर शेयर करें हमसे। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, ऋषभ तिवारी जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती शमम कासमी साहब, राष्ट्रीय सर्वधर्म एकता संघ से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नीति शर्मा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर टीना करमबीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फैजल अहमद साहब, पॉलिटिकल, डॉक्टर फैजल, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। नवल उपाध्याय जी ऑटो चलाते हैं दिल्ली की सड़कों पे, और हमारे मेहमान हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अमित श्रीवास्तव जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कोई छूटा ना हो तो मुझे बता दो, लेकिन जी स्वाति जी, थैंक यू सो मच स्वाति जी, मैं भूल गया था। प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि जिस समय कालखंड में हम रह रहे हैं, हम बात कह रहे हैं सिर्फ जिस कालखंड में हम रह रहे हैं, जिस समय में हम रह रहे हैं, वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि जो हम काम करेंगे अभी, वो 1000 साल तक उसको याद रखा जाएगा, या जिस भी संदर्भ में आएगा वो 1000 साल तक का समय तय करेगा। यानी इतना इंपॉर्टेंट समय में हम यहां पर रह रहे हैं। कितना सहमत हैं आप
कितना नहीं सहमत हैं ये आप पर है, लेकिन जिस वक्त में हम रह रहे हैं, मैंने कहा 2047 का जो नक्शा है आपके दिमाग में वो जरूर आप कहें, मैं आपसे शेयर करूंगा। बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करता हूं। जो लोग जानते हैं, जिनसे हम नहीं पूछते हैं, जिनके कारण से नहीं पूछते, वो चुपचाप रहेंगे। उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू करें। बाजी मैं आपसे शुरू करता हूं, कहां से आना हुआ सर? दिल्ली से, रजौरी गार्डन। रजौरी गार्डन से बहुत बहुत स्वागत है सर। कुछ कहना चाहते हैं आप? दिल्ली इंडिया नंबर 1 हो जाएगा 2047 तक जी। इंडिया नंबर 1 होगा 2047 तक। प्रधानमंत्री ने तो हालांकि ये कहा कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे 28 तक, 27 तक, लेकिन हाँ, आपने कहा कि नंबर 1 होंगे। मैं और जरूर होंगे, और जरूर होंगे। लेकिन बाजी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी उम्र है 56, तो एक नंबर बनेंगे कैसे? हमें उसके लिए कुछ तो करना ही होगा ना। सारे सहयोग देंगे तभी बनेंगे ना। सारे सहयोग देंगे तभी बनेंगे। सारे सहयोग देंगे तो बनेंगे नंबर 1। लेकिन ठीक है, इस पर बातचीत का सिलसिला जोड़ते हैं। मैम नमस्ते, कहां से आना हुआ आपका? जमालपुर से। आगे आइए, आइए, अरे आइए, शो ही आपका है, आ जाइए, आराम से आ जाइए, डोंट वरी। कैसे दिल्ली घूमने आई थी? घूमने नहीं, बेटा का एडमिशन के लिए। बेटे का एडमिशन, हाँ ये समय तो एडमिशन का ही चल रहा है, तो एडमिशन हो गया? नहीं, उसी के लिए आए हैं। उसी के लिए आए हैं। कहाँ से आए भैया आप? आजमगढ़ जी। आजमगढ़ से, उत्तर प्रदेश से जी। क्या नाम है आप? रौनक नाम है जी। रौनक जी, आपको क्या लगता है? जी बनेगा, जरूर बनेगा। बनेगा, जरूर बनेगा, ऐसे तो नहीं बनेगा। पहले सीरियसली बताइए, कंधे से हाथ हटाइए और यकीनन बताइए काम क्या करते हैं। रुकिए एक मिनट जी। जी मैं जॉब करता हूँ। कहाँ काम करते हैं? जी गुड़गांव में। गुड़गांव में। तो आप कैसे सोचते हैं, आप अपनी भूमिका कैसे रखते हैं कि इस देश के निर्माण में आपकी भूमिका कैसी होगी? एक महत्वपूर्ण बिंदु है, आप नौजवान हैं, क्या उम्र है? 25-26? हाँ, तो एक 25-26 साल का नौजवान कैसे सोचता है नंबर 1 तो बनेंगे, लेकिन कैसे, और आपका क्या योगदान होगा? जी देखो, हमारा यही योगदान होगा कि जो अभी चुनाव आने वाले हैं, इसमें एक अच्छे सरकार का चयन करके ही हम कर सकते हैं सर। अच्छे सरकार का चयन करके ही हम बन सकते हैं। बहरहाल इन्होंने बहुत सोचा, सोचने के बाद ये बात कही। मैम कहाँ से आई हैं आप? मैं फतेहपुर से। फतेहपुर, कानपुर वाले के बगल वाला? नहीं, छतरपुर के पास। छतरपुर के पास फतेहपुर है। अच्छा, वाह। तो क्या नाम है आपका? सोनिया। भाई एक मिनट रुको जी। कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार में कहाँ से? सहरसा। आपको क्या काम करती हैं? मैं अभी फिलहाल हाउस वाइफ हूँ। इससे पहले फिलहाल 80 से पहले काम करती थी जी। आपको क्या लगता है कि देश को कैसे, क्या ये जो आजादी का पर्व है, इसमें कैसे सोचना चाहिए और देश को कैसे आगे 2047 में सोचती है? जो मैं सोचती हूँ, मतलब जो गरीब है उन्हें थोड़ी सी और ज्यादा सहयोग मिलना चाहिए, जिसकी वजह से जो पिछड़े हैं तो वो बराबरी पे आ जाए। जो पिछड़े हैं वो बराबरी पे आ जाए। अच्छा सोचती हैं आप, बहुत बढ़िया सोचती हैं। खड़े रहो, झंडा लेके मैं आता हूं आज। लेकिन सबसे पहले मैं वो जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे भी थोड़ा पूछना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री ने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त में हम रह रहे हैं। समाजवादी पार्टी वाले बिल्कुल तैयार हैं, तो मैं उन्हीं से पहले पूछ लेता हूँ, उसके बाद कांग्रेस। जहाँ कांग्रेस फिर रहा था, वो आ गई बीच में समाजवादी जी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है ये जिस मौजूदा कालखंड में हम रह रहे हैं, वो कालखंड ये 1000 साल तय करेगा। आपकी राय जानना चाहता हूं। इसी दिन इसी जगह तो यह हुआ था ऐलान। इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ये ऐलान, अंधेरे हार गए, जिंदाबाद हिंदुस्तान। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो हम निराशाओं को दूर करके हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा 2047 में भारत इतनी उन्नति करे कि जो लेबर चौराहों पर कई मंडियां लगती हैं मजदूरों की, हर हाथ को काम मिले, उनको किसी का इंतजार न करना पड़े। किसी रामेश्वर को सब्जी खरीदने के लिए
भाव ना देखना पड़े कि आज सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा हैं, आज हम सब्जी नहीं ले पाएंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा भूखा ना हो जो कूड़े के ढेर में से सूखी रोटी निकाले, उसको नल के पानी से गीला करे और फिर खाए। हम चाहते हैं हमारा हिंदुस्तान ऐसा हो, हम चाहते हैं कि 2047 में हमारा हिंदुस्तान ऐसा हो कि जो कहीं भी किसी भी तरीके से पीछे किसी धारा में छूट गया है, हम सब मिलकर के उसको आगे ले समाजवादी चेतना यही है और सच भी यही है। बहुत अच्छा बोला आपने। मैं किसी शहर में घूमता हूं, शहर शहर, गांव गांव, कस्बे कस्बे घूमता हूं, यही है मेरा काम। और जब मैं जाता हूं तो सुबह सुबह अगर उस शहर में एंटर कर रहा होता हूं तो वो मंडी देखता हूं मजदूरों की, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो एक धर्रा है जिसी से हो रहा है, लेकिन होना चाहिए कुछ और उसके बारे में सोचना। तो जब उनके बारे में 1 रुपए में इंश्योरेंस, 1 रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस, ये तमाम चीजें जब दिमाग में आई और जब पॉलिसीज आई तो मुझे लगा कि हाँ, सोचा जा रहा है, कुछ काम हो रहा है। अब कितना हुआ कितना नहीं हुआ ये आप लोग जाने, लेकिन मुझे अच्छा लगा। जी, कहां से आना हुआ आपका? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? अंकिता। अनीता। अनीता जी? अंकिता। मैंने मम्मी का नाम गलत बोल दिया है? अच्छा जी, तो क्या सोचती हैं आप? आपको क्या लगता है, क्या काम करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ है। दुनिया का सबसे कीमती काम यही है, भविष्य बनाना, है ना? बिटिया है आपकी? हाँ, इसका भविष्य बनाना तो बहुत बड़ी बात है, साधारण काम तो कर ही नहीं सकता कोई। जी, यही योगदान है देश का। आप देश का सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं कि भविष्य का निर्माण कर रही हैं। और ये कोई मामूली बात कह के टाल देने वाली बात से नहीं कह रहा हूं। आप भी किसी ऑफिस में किसी जगह बैठ के काम कर सकती हैं, लेकिन नहीं, आपने चुना ये कि हम अपने बच्चे का भविष्य बनाएंगे। पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आप कुछ कहना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं बस यही कहना चाहती हूँ, अगर सब लोग एक साथ मिलकर देश के करप्शन को दूर करेंगे तो एब्सोल्युटली 1000 साल के बाद हमारा भारत जरूर बदला दिखेगा। जरूर बदला दिखेगा। जी जनाब, कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं कहना चाहता हूं, मेरे देश के लिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वो गरीबों के साथ न्याय होना चाहिए। जो अभी उन्होंने नए कानून लाए हैं उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो आपने निर्णय लिया है ये जरूर गरीब को कहीं ना कहीं, गरीब को एक उस स्थान पर ले जाएगा जो गरीब आज से काफी साल पहले से सोचता रहा है। ये गरीब की जिंदगी में एक उजाले की ओर ले जाने वाला कानून आया है। मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं सारे देशवासियों को कहना चाहता हूं, स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को, मेरे देशवासियों को शुभकामनाएं। और मैं 2 गीत गाना चाहता हूं अपने राष्ट्र के लिए। सर, गाना चाहते हैं? हाँ सर। तो मैं रोक तो पाऊंगा नहीं? नहीं सर। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि आज आपने निर्णय लिया कि आप हल्ला नहीं मचाएंगे। हल्ला नहीं मचाऊंगा सर। हाँ। लेकिन बीच में समाजवादी पार्टी के नेता कुछ राजनीति कर गए देश के बारे में। आज 15 अगस्त की बात, आप उसमें सब्जी ले आ दिए। आप ये सोचिए ना, आप जो मजदूर की बात करते हैं, हम सब मिल करके, हम सब भाई मिल करके उन मजदूर के बारे में सोचेंगे, तभी इस देश का विकास हो सकता है। अगर कोई देश के विकास के लिए काम करता है तो उसका पैर खींच करके आप देश का विकास नहीं कर सकते हैं। पहले आप अपने अंदर झांकिए। जब देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लोग सड़कों पर खड़े होकर के, सड़कों पर आकर के उनके खिलाफ, उनके बारे में ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं कि आत्मा कहीं ना कहीं दुखी होती है। ज्यादा नहीं, कुछ नहीं। मैं केवल ये कहूंगा, बड़ा अच्छा 2000 अमृत महोत्सव चल रहा है और इस अमृत महोत्सव में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया और एक ऑटो वाला नेता बन गया। ये बहुत बड़ी बात है। ये मैं यही कह रहा था कि अमृत महोत्सव चल रहा है और इस अमृत महोत्सव में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुआ कि रोजगार छोड़ करके ऑटो वाले इस समय नेताजी बन गए। सबसे बड़ी ये उपलब्धि है। चाय वाला पीएम बन गया, हमारे चाय वाले प्रधानमंत्री मोदी जी पीएम बन गए, तो भी भाई साहब भविष्य में ऑटो चलाने कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। आप किसी के भाग्य विधाता नहीं हो। यही आप सपा वालों की कमी है कि जब देश आगे जाता है तो आप लोग एक नया एजेंडा तैयार करके टांग पकड़ के। बाबूजी, कहां से आना हुआ? टीना कर्मवीर के पास ही जाऊंगा, कहीं कोई किसी के पास नहीं। कांग्रेस के पास जाऊंगा एंड देन बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। रोनी से आया हूँ। रोनी से? पानी वानी पिया कि नहीं? अब मैंने पानी दिया था, आपने पानी नहीं पिया। पानी पीते रहिए बाबूजी, पानी पीना जरूरी है।
पानी भी दे रही है। हमारी मिसेज आई है जी, उन्होंने कहा भैया जी से मिलना जरूर। मिसेज आई हुई है? मिसेज आई है जी। अच्छा, तो मतलब बहुत दूर खड़े हुए थे, हस्बैंड इधर हो भाई उधर, इतनी दूरी क्यों बनाई है आपने? इतनी दूरी बना के क्यों रखी है? जी वो उधर खड़ी होगी, मुझे इधर धक्का दे दिया। इधर धक्का दे दिया? क्या उम्र है आपकी? 80 साल है जी। 80 साल है। आप दोनों का रोमांस बहुत अच्छा है, आप दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। मैंने पूछा कि इतनी दूर क्यों खड़े हो, बोले 80 साल के हैं, पत्नी मेरी वहां सामने खड़ी हैं। लड़की देख रही होगी? हाँ, घर में। अच्छा, लड़की देख रही हो ना देख रही हो, बाबूजी आप सीधे देख रहे हैं उधर। और यकीन मानिए, मैं आपका आशीर्वाद मांगता हूं आपसे। जीवन में बेटा रोमांस सीखना हो तो यूं भी सीखा जा सकता है। वो सिर्फ नहीं कि बस से उतरी और एक बार देखा बस हो गया प्यार और अगली बस तक छोड़ दिया, ये ना। जीवन के तत्व को पकड़ना सीखो और कहीं भी कोई भी चीज मिले उसको समझने की कोशिश करो। बाबूजी पानी पीजिए, मैं आया एक सेकंड में। टीना करमबी, कांग्रेस, देश के निर्माण में कैसे चला जाए, प्रधानमंत्री ने एक बात कही। जय हिंद, जय संविधान। सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस पर आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और मैं ये कहना चाहती हूं कि देखिए, ये ठीक है कि हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि आज मैं एक महिला हूं, अगर मैं रोड पर घूमती हूं, जाती हूं, तो आज भी सुरक्षित नहीं हूं। ये इस देश की हालत है। अच्छे दिन का नारा दिया गया था, अच्छे दिन का विश्वास दिया गया था, अमृत काल का नाम दिया गया था। नहीं, बोलने दो भाई, बोलने दो। अमृत काल का नाम दिया गया है, अमृत काल में रहते हैं हम। और आज जो मणिपुर की बेटियां हैं, क्या वो उनको विश्वास दिला पाए प्रधानमंत्री? देश के प्रधानमंत्री को उस दिन सब सुन रहे थे संसद में कि वो माफी मांगेंगे। जब इस देश में निर्भया कांड हुआ तो माफी मांगी थी मनमोहन सिंह जी ने। आज उसकी बेटियां इंतजार कर रही हैं इस बात का कि वो स्वतंत्रता दिवस जो मणिपुर में बैठे हैं लोग, वहाँ के बच्चे, वहाँ के छात्र, वहाँ के युवा, क्या वो स्वतंत्रता दिवस जैसे यहाँ जश्न मन रहा है, क्या वहाँ पर मन रहा होगा? जी, सवाल पूछा है, सवाल नहीं, रुकिए जी। नमस्कार सर, पहले तो आपको और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी बहन जी से कहना चाहूंगा, इतना पावन पर्व है हमारे देश का। आज तो मोदी जी के साथ खड़े आप नहीं, खैर खड़े तो नहीं हो सकते आप कभी, लेकिन आज तो कम से कम राजनीति मत करो। क्या आप क्या कह रहे, आज जो बहन बेटियां मतलब असुरक्षित हैं, 70 साल से क्या सुरक्षित थी बहन बेटियां? क्या हाल था यहाँ कनॉट प्लेस में? कितनी गंदगी थी? कौन सी स्टेट ऐसी थी जहाँ पे महिलाओं का रेप नहीं होता था? क्या नहीं होता था? आप कैसी बातें, आज के दिन प्लीज अपने आप को आपने बहुत गिरा दिया। आपका राजनीति स्तर बहुत गिर चुका है। जी। रुको एक मिनट जी, बोलिए। हम क्या बोलेंगे इस बारे में? अरे आप इतने बूढ़े नहीं हुए कि देश में योगदान नहीं दे सकते, बोलिए। योगदान दे सकते हैं, एजुकेशन पे काम होना चाहिए, हेल्थ पे काम होना चाहिए, और जो आगे कामयाब होंगे वो परमात्मा देखेगा सब। बिहार में कहाँ से आना, चले जाओ उधर जाओ। बिहार में मुंगेर से। अरे बाप रे बाप, मुंगेर का तो नाम याद आते ही मुझे समझ में आ जाता। कैसे हैं आप? क्या काम करते हैं? यही रोजगार। काहे का रोजगार है भाई? एक मिनट जरा, हल्ला नहीं, बैठ जाओ भाई। काहे का रोजगार है? यहाँ पे थी वर्कर लोग का वही है, वहाँ पे कोई काम धंधा है नहीं, उसके लिए यहाँ आना पड़ता है। भाई साउंड हम क्या करें, जैसा आदमी बोल रहा वैसे ही तो आएगा। अपने कान खुले रखो, अपने तो कान में वो लगाए रहते हो हमेशा। हाँ, वहाँ पे ना काम धंधा नहीं, तो यहाँ आए। घर में कौन कौन? घर में माँ बाप सब लोग हैं। आप सोचते होंगे इतना सवाल ये पूछते क्यों हैं कि घर में कौन, सबसे बड़े कि छोटे, बीच में, कहां? ये इसलिए कि जो आदमी आ रहा है, जो सवाल पूछ रहा है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, किस मानसिकता के साथ सवाल पूछा जा रहा है, जानना जरूरी है जी। यहाँ पे आके काम मिल गया? क्या काम मिला? वही कुछ थे फैक्ट्री में वगैरह में। कभी कभी ये भी होता है कि जो यहाँ काम मिला होता है उसको टीवी पे बता नहीं पाते हैं, और ये कई मर्तबा है कि अगर नहीं, बाबूजी आप नहीं जानेंगे, ये मेरा काम है, ये मुझे मालूम है, इसलिए नहीं बता पाते कि कभी कभी लगता है कि मेरा श्रम जो है, मेरा जो काम है, वो ऐसा नहीं है कि अगर गांव वाले देखेंगे तो कहेंगे अच्छा तुम ये काम करते हो। तो मैं 2047 में एक ऐसा देश चाहता हूं, या एक ऐसा सपना देखना चाहता हूं जहां श्रम की कीमत हो, और जो श्रमदान दे वो चाहे कोई हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो और चाहे मेरे जूते क्या गांठने वाला हो, उसकी कीमत एक ही हो। ऐसा देश होना चाहिए, और ऐसे ही देश की कीमत होनी चाहिए।
यकीनन अब आपको साहस बड़ा होगा कि मैं बता पाऊंगा कि मैं क्या काम करता हूं। जी, हमारे सभी राजनीतिक पार्टी से एक काम क्या करते हैं पहले बताइए, आपका सवाल वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे और कुछ नहीं पूछना राजनीतिक पार्टी में। हम इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन का काम करते हैं। इलेक्ट्रीशियन है, वायरमैन का काम करते हैं, आप तो इंजीनियर हैं, कहिए ना आप सबसे कि मैं इंजीनियर हूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं। और यकीन मानिए बहुत सारे, माफी के साथ कह रहा हूं, हमारे देश के इंजीनियर्स में हमें बड़ा भरोसा है, कभी कभी वायर नहीं जोड़ पाते वो, और आप तो जो रोज वही काम कर रहे हैं, तो कहिए इंजीनियर हूं मैं, कहिए क्या है, इंजीनियर क्या है, जोर से बोलिए क्या है, इंजीनियर। बस इतना ही हौसला रखिए, युद्ध तो आप प्लासी का जीत ही गए हैं। जी डॉक्टर साहब, आज के दिन सियासत नहीं होनी चाहिए, 2047 में वो देश चाहिए कि यहाँ पे बैठा एक एक इंसान, 140 करोड़ मेरे भारत की आन बान शान मेरी जनता, ये संकल्प करे कि वो जिंदगी क्या जिंदगी जिसमें देशभक्ति ना हो, और वो मौत क्या मौत जो तिरंगे से लिपटी ना हो। आज गूंज रहा है विश्व में भारत का नाम, चाहे जो बाइडन आपसे हस्ताक्षर मांग रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री से हस्ताक्षर मांग रहे हैं, कांग्रेस के प्रधानमंत्री से भी हस्ताक्षर मांग रहे हैं, मेरे समाजवादी पार्टी भाई के भी प्रधानमंत्री से हस्ताक्षर मांग रहे हैं। आज जो बाइडन आपको बॉस कह रहा है, आज गूंज रहा है विश्व में भारत की शान, और आकाश में चमक रहा है आपका सितारा, चाहे वो चंद्रयान हो चाहे मंगलयान हो। आज मैं सलाम करती हूँ हमारे इसरो के साइंटिस्ट को और हमारे प्रेसिडेंट आदरणीय मेरे मुसलमान भगवान अब्दुल कलाम आजाद को, जिसने हमारी आन बान शान रखी। आज हम सबको ये संकल्प करना है कि इसी तरह हमारा देश 2047 तक हमारे तिरंगे की आन बान शान इसी तरह विश्व में रहे, यही मैं कामना करती हूँ। आज हमने वो डिलीवर किया है, आज भारत को 2047 में पुनः विश्व गुरु की संज्ञा मिलनी चाहिए, पुनः विश्व को एक तरीके से ज्ञान और प्रज्ञा की ये भूमि है जहाँ पे शास्त्रों के माध्यम से केवल विश्व की शांति की कामना होती है, सभी के कल्याण की कामना होती है। आज भारत अपने दुश्मन देश में भी जाके सेवाएं दे रहा है। विकास की बात रही, विकास 2014 से पहले देख लो इस देश की क्या स्थिति थी, क्योंकि विपक्ष ने देश को लूटने का काम किया और देश की जनता का खून चूसने का काम किया। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए, आज देश देख लो कहाँ। यार मैं वादा करता हूँ 140 करोड़ देशवासियों से 30 तक हम देश का नक्शा बदल के दिखा देंगे, और जो मजदूर चौराहे पे खड़े हैं वो चौराहे पे नहीं खड़े होंगे, वे कारों में घूमते हुए नजर आएंगे। कारों में। पैनल के लास्ट बीजेपी जी, जरूर स्वागत है। मैं आपके सब्र का, आपके धैर्य का साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले हमारे कैमरामैन भैया को कहूंगा उस तिरंगे को जरूर दिखाएं जिनको मैं पहले सलाम करता हूं, आपके शो को नमन करता हूं। अब मैं 2047 की आप बात कर रहे हैं तो अपनी वाक्य को शुरू करने से पहले एक बात स्पष्ट करता हूं कि कुछ भी हो, कैसी भी सरकारें रहे, लेकिन ऐसी सरकार जरूर रहे जिसकी परिभाषा आज मैंने पेश की है, सुने सबकी, खुद की पहले ना सोचे, सबको मौका दे और आगे बढ़ाए। यह सरकार होनी चाहिए 2047 में। और दूसरी बात, कल स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं हम सबको देते हैं, 15 अगस्त को सबको उत्साह मनाते हैं, लेकिन आने वाला ये 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को भी याद करने की आवश्यकता है, जिसके अंदर भयंकर दर्द है। जब हमें स्वतंत्रता मिली तो कितने बलिदान हुए, कितने भेदभाव से इस देश के टुकड़े किए गए अपनी राजनीतिक सत्ता सुख के लिए, यह हमें ज्ञात करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इस देश का युवा जो आज नई पीढ़ी जन्म लिया है, उन्हें अपने इतिहास को भी जानने की आवश्यकता है। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि हम कैसा भारत देखना चाहते हैं। हम वैसा भारत देखना चाहते हैं जहां मजदूर मजबूर ना हो। हम वैसा भारत देखना चाहते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई को 10-10, 5-5 हजार जो छोटे होते हैं उन्हें साहूकार से ऋण लेना ना पड़े। हम वैसा भारत देखना चाहते हैं जो एक एक युवा अपने आत्मनिर्भर बनकर देश को विश्व गुरु बनाए। हम वैसा भारत देखना चाहते हैं, और हम वैसा भारत देखना चाहते हैं जहां हर एक कोई हमारे विपक्ष के इनको गले मिलकर देश की उन्नति में हाथ बढ़ाए। हम ऐसा भारत देखना चाहते हैं। 1 दशक के करीब इनकी सरकार हो गई, ये कर क्या रहे थे? इनको करना चाहिए था ना, युवाओं को रोजगार देना चाहिए था। जिन युवाओं को रोजगार देना चाहिए था उनके हाथ में पत्थर दे दिए। अब बहन युवाओं की बात करती है, 2 करोड़ से ऊपर युवाओं को सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला है, और उन सारे रोज को रोजगार है जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं। नमस्ते, नमस्ते,
मुझे मालूम था, मैंने जो तुम्हारे इंजेक्शन लगाया, अब तुम रुकोगे नहीं। वो इंजेक्शन लेके तुम जगह जगह घूमोगे और बताओगे भैया जी ने वो इंजेक्शन लगाया है, वैसा आत्मविश्वास का इंजेक्शन लगाया है कि ये अब रुकोगे नहीं, 2047 तक काम करेगा। वक्त छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। वंदे मातरम, वो वंदे मातरम। बेटियों के लिए शौचालय बनाना, सारे टारगेट समय के पहले पूरी शक्ति से पूरे करेगा। और जब भारत ठान लेता है तो उसे पूरा करके रहता है, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। 200 करोड़ वैक्सीनेशन का काम, दुनिया हमें जब पूछती है 200 करोड़ सुनती है, उनकी आंखें फट जाती है। इतना बड़ा काम ये मेरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर, हमारी आशा वर्कर, हमारी हेल्थ वर्कर, उन्होंने करके दिया। आर्थिक शक्ति बढ़ी है तो हमारी सामरिक शक्ति को भी एक नई ताकत मिली है। हमारी सीमाएं पहले से अधिक सुरक्षित हुई है और मेरे सीमा पर बैठे हुए मेरे जवान जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और मेरे देश की आंतरिक सुरक्षा के संभालने वाले यूनिफॉर्म फोर्सेस, मैं आजादी के इस पावन पर्व पर उनको भी अनेक अनेक बधाई देते हुए मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं। सेना का अधिकरण हो, हमारी सेना युवा बने, हमारी सेना बैटल के लिए रेडी, युद्ध योग्य बने, इसलिए निरंतर रिफॉर्म का काम आज हमारी सेना में हो रहा है। और वहीं लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद की राजनीति के ऊपर जबरदस्त प्रहार किया। उन्होंने परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की अपील भी की। परिवारवाद पर पीएम मोदी ने ये कहा कि परिवारवाद ने ही देश को बर्बाद किया है। सुनिए। आज परिवारवाद और तुष्टीकरण, इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर किसी को हक मिले इसलिए, और सामाजिक न्याय के लिए भी ये बहुत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति को बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ साथ ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म और उसके बाद रिफॉर्म की नीति को भी बढ़ावा देने की बात पीएम मोदी की ओर से की गई। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को प्रधानमंत्री ने आज बुराई बताया, जिन्हें देश से मिटाने की जरूरत है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देश को तुष्टीकरण से आजाद करवाने की बात कही। उन्होंने तुष्टीकरण देश का दुर्भाग्य है और तुष्टीकरण ने ही देश को कमजोर किया है, ये बातें भी कही। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये चुनौतियां हमारे
ये ऐसी चीजें पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांक्षा है उसका दमन करती है। हमारे देश के कुछ लोगों के पास जो छोटा मोटा सामर्थ्य है उसका शोषण करती है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे लोगों की आशा आकांक्षाओं को सवाल या निशान में गाड़ देती है। और वहीं लाल किले की प्राचीर से 3 बुराइयों से लड़ने की बात भी प्रधानमंत्री ने कही। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भ्रष्टाचार को देश का एक बड़ा मुद्दा बताया, जो कि देश को किसी दीमक की तरह खा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बात पर जोर दिया गया। हमारे गरीब हो, हमारे दलित हो, हमारे पिछड़े हो, हमारे पसमानदा हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारी माताएं बहनें हो, हमने सबने उनके हकों के लिए इन 3 बुराइयों से मुक्ति पानी है। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाना है। जैसे गंदगी हमें नफरत पैदा करती है ना, मन में गंदगी पसंद नहीं है, ये सार्वजनिक जीवन की इससे बड़ी कोई गंदगी नहीं हो सकती। और इसलिए हमारे स्वच्छता अभियान को एक नया मोड़ ये भी देना है कि हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है। सरकार टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए बहुत प्रयास कर रही है। आपको जानकर के हैरानी होगी, इस देश में पिछले 9 साल में एक काम मैंने ऐसे किया, आंकड़ा सुनोगे तो लोगों का मोदी ऐसा करता है जैसे 10 करोड़ लोग करीब करीब जो गलत फायदा उठाते थे वो मैंने रोक दिया। तो आप में से कोई कहेगा आपने लोगों से अन्याय कर दिया। जी नहीं, ये 10 करोड़ कौन लोग थे? ये 10 करोड़ वो लोग थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और उनके नाम पर उनके विडो हो जाते थे, वो वृद्ध हो जाते थे, वो दिव्यांग हो जाते थे, फायदे लिए जाते थे। 10 करोड़ ऐसे बेनामी जो चीजें चलती थी उसको रोकने का पवित्र काम, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जो हमने जब्त की है ना, वो पहले की तुलना में 20 गुना ज्यादा की है। मेरे प्यारे परिवारजनों, ये आपकी कमाई का पैसा लोग लेकर के भागे थे, 20 गुना ज्यादा संपत्ति को जब्त करने का। और इसलिए लोगों की मेरे प्रति नाराजगी होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। हमारे सरकारी व्यवस्था ने पहले कैमरा के सामने तो कुछ हो जाता था, लेकिन बाद में चीजें अटक जाती थी। हमने पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा अदालत में चार्जशीट की है और अब जमानतें भी नहीं मिलती हैं। वैसी पक्की व्यवस्था को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 10वीं बार लाल किले से देश को संबोधित किया। लाल किले से पीएम ने आज करीब 90 मिनट का स्वतंत्रता दिवस का, आजादी का ये उद्घोष इस वक्त आप सुन रहे हैं अटारी बॉर्डर से। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी भीड़ वहां पर इस वक्त पहुंची हुई है। दूर दूर से लोग आए हैं। मोदी ने देश के लोगों को परिवारजन कहकर संबोधित किया। 140 करोड़ की जनता को पीएम ने अपना परिवार बताया है। प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ परिवारजनों के सामने विकसित भारत के विजन की गारंटी रखी। पीएम ने यह कहा कि देश जिस ओर बढ़ रहा है वो 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगा। पीएम ने देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर भी बड़ी बात कही। पीएम ने कहा कि देश की सीमाएं बेहद सुरक्षित हैं। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त विकसित भारत की भी बात कही। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन देश भ्रष्टाचार मुक्त विकसित भारत अब बन रहा है। भारत में प्रोजेक्ट समय से रहते पूरे हो रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी बातें थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लगातार 10वीं बार लाल किले से देश को संबोधित किया गया।
और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाल किला जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी अगवानी की पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया, वो तस्वीर भी आपके सामने है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के सामने 4 बड़ी गारंटी रखी। लाल किले की प्राचीर से पीएम ने वो कौन सी 4 गारंटी दी हैं वो भी आपको दिखाते हैं। जब हम लोग 14 में आए थे तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। जो भ्रष्टाचार का राक्षस देश को दबोचे हुए थे, लाखों करोड़ के घोटाले अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर रहे थे, गवर्नेंस फ्रेजाइल फाइल में देश की पहचान होने लगी थी, लीकेजेस को हमने बंद किया, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई, हमने गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्चने का प्रयास किया, 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाना, जनधन बैंक खाते खोलना, बेटियों के लिए शौचालय बनाना, सारे टारगेट समय के पहले पूरी शक्ति से पूरे करेगा। और जब भारत ठान लेता है तो उसे पूरा करके रहता है, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। 200 करोड़ वैक्सीनेशन का काम, दुनिया हमें जब पूछती है 200 करोड़ सुनती है उनकी आंखें फट जाती है। इतना बड़ा काम ये मेरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर, हमारी आशा वर्कर, हमारी हेल्थ वर्कर, उन्होंने करके दिखाया। आर्थिक शक्ति बढ़ी है तो हमारी सामरिक शक्ति को भी एक नई ताकत मिली है। हमारी सीमाएं पहले से अधिक सुरक्षित हुई है और मेरे सीमा पर बैठे हुए मेरे जवान जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और मेरे देश की आंतरिक सुरक्षा के संभालने वाले यूनिफॉर्म फोर्सेस, मैं आजादी के इस पावन पर्व पर उनको भी अनेक अनेक बधाई देते हुए मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं। सेना का अधिकरण हो, हमारी सेना युवा बने, हमारी सेना बैटल के लिए रेडी, युद्ध योग्य बने, इसलिए निरंतर रिफॉर्म का काम आज हमारी सेना में हो रहा है। और वहीं लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद की राजनीति के ऊपर जबरदस्त प्रहार किया। उन्होंने परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की अपील भी की। परिवारवाद पर पीएम मोदी ने यह कहा कि परिवारवाद ने ही देश को बर्बाद किया है। सुनिए। आज परिवारवाद और तुष्टीकरण, इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर किसी को हक मिले इसलिए, और सामाजिक न्याय के लिए भी ये बहुत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति को बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ साथ ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म और उसके बाद रिफॉर्म की नीति को भी बढ़ावा देने की बात पीएम मोदी की ओर से की गई।
परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को प्रधानमंत्री ने आज बुराई बताया, जिन्हें देश से मिटाने की जरूरत है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देश को तुष्टीकरण से आजाद करवाने की बात कही। उन्होंने तुष्टीकरण देश का दुर्भाग्य है और तुष्टीकरण ने ही देश को कमजोर किया है, ये बातें भी कही। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये चुनौतियां हमारे ये ऐसी चीजें पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांक्षा है उसका दमन करती है। हमारे देश के कुछ लोगों के पास जो छोटा मोटा सामर्थ्य है उसका शोषण करती है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे लोगों की आशा आकांक्षाओं को सवाल या निशान में गाड़ देती है। और वहीं लाल किले की प्राचीर से 3 बुराइयों से लड़ने की बात भी प्रधानमंत्री ने कही। पीएम मोदी ने अपने देश हमारा सबसे प्यारा हमको है, इसमें रहने वाले भारतवासी एक है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भाषा को है इसमें समाए। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भाषा को है इसमें समाए। फिर भी सबके सपने, दिल की धड़कन एक है। फिर भी सबके सपने, दिल की धड़कन एक है, एक है, एक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अलीना। और आपका नाम क्या है? रौनक। बहुत अच्छा। और आपका? अरमान। वही है। कहाँ से आना हुआ आपका? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग से हुई। मैं ज्यादा जोर बोलता हूँ ना। क्या नाम है आपका? लावण्या। 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 दार्जिलिंग से आए हैं। कहाँ से हैं आप? कालिम्पोंग से। कालिम्पोंग से। वो शो तो मैं भूल ही नहीं सकता, कालिम्पोंग में जो मैंने शो किया। थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ सर आपका? दिल्ली से। क्या नाम है? आनंद। आनंद। और आपका? प्रेक्षा। प्रेक्षा क्या करती हैं आप? सर 12th पास है। 12th पास हो गई आप? कॉलेज में हैं? कॉलेज में। प्रेक्षा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये देश की आज़ादी का जश्न है, अमृत महोत्सव है। एक युवा हैं, आपका एक विजन होगा, सपना होगा। क्या सोचती हैं आप? मैं यहाँ जानना चाहता हूँ। थोड़ा सा भैया इसको दे दो। यही लोग हैं अपनी पीढ़ी, इसी को तो आगे लाना पड़ेगा और कुछ रास्ता नहीं है अब अपने पास। आगे आइए। मैं जानना चाहता हूँ प्रेक्षा कि आप क्या सोचती हैं देश के लिए, आपका क्या सपना है और कैसा भारत हो, कैसा सपना हो, वो मैं जानना चाहता हूँ आपसे। कासमी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। सर करप्शन बहुत है भारत में, एक भारतीय जिसमें सबसे ज़्यादा करप्शन होता है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारा जो इंडिया है वो करप्ट फ्री कंट्री बने। उसके लिए बहुत सारे हमारे हैं जो सर्व करते हैं, तो उन सबको थैंक यू कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और इंडिया के लिए, इंडिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो करप्ट फ्री या करप्शन इस मुल्क से हटे। कासमी साहब। प्रतीक भाई, मैं आज आपको एक बहुत खूबसूरत बात ये बताना चाहता हूँ कि अभी हर घर तिरंगा यात्रा निकली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वाइस चांसलर पद्मश्री नजमा अख्तर जी, उन्होंने जब वो झंडी, हरी झंडी दिखाई और वहाँ के स्टूडेंट ने जब वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए, तो मैं कसम खा के ये कह रहा हूँ कि अज्ञानता
घट रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, दूरियां कम हो रही हैं, कुर्बत बढ़ रही है। अभी जैसे हमारे भाई ने कहा कि मोदी जी ने, वाकई मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने एक विजन के साथ आए हैं और मोदी जी ने कहा कि 140 करोड़ का परिवार मेरा परिवार है। तो आज देश बदल रहा है, भारत बदल रहा है। जी देखिए, जो भारत है वो महासागर है। मैं बिल्कुल आपका सवाल रख लेता हूं। आपने कहा मेरे कान, मैं बिल्कुल बहरा नहीं हूं। मणिपुर में क्या हो रहा है यही आपने बोला ना, मेरे कान तक आई आवाज। जी बिल्कुल, चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप, बस आराम से। जी देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि भारत एक महासागर है जिसमें तमाम भाषाएं, रंग, रूप, तमाम सब कुछ समाया हुआ है। लेकिन बीजेपी वाले उसको तालाब बनाना चाहते हैं। नफरत से क्यों बनाना चाहते हैं? ये महासागर इसकी खूबसूरती है। और एक चीज कहता हूँ, हम चाहते हैं भारत ऐसा हो कि समनर करे परस्पर प्रीति, चलाए स्वधर्म निरत श्रुत नीति, और नई दरिद्र कोई दुखी ना दीना, और नहीं कोई अबोध न लक्षण ही ना। ऐसा भारत हमारा हो जहां पर सभी लोग, कोई दुखी ना हो, कोई दरिद्र ना हो। जी, कहां से आना हुआ आपका? सर, मैं दार्जिलिंग से हूँ। दार्जिलिंग से, क्या नाम है आपका? प्रियंका थापा। प्रियंका थापा, मैं अपने शो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। और जो इस लायक नहीं है इस शो में आए, उनको इस शो में नहीं आना चाहिए। वो इनका आखिरी शो होगा। एंड आई वांट, चुपचाप बैठ जाइए वहां पे। जी, वो मेरी तरफ देखिए, वो तो रोज का है, वो तो मैं रोज करता हूं। नालायक बेटे और लायक बेटे में जानता हूं फर्क क्या है। थैंक यू सो मच। जी बोलिए, आपको क्या है कहना है? सर, मैं चाहती हूँ कि भारत में हो या कोई भी कंट्री है, वहाँ पर डिसिप्लिन होना चाहिए। तभी हमारे आगे वाला जितना भी पीढ़ी आएंगे, जब तक डिसिप्लिन नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये पकड़ो, मैंने अपनी जिंदगी में ये माइक शायद 1-2 लोगों को ही दिया होगा, शायद किसी को दिया, क्योंकि ये मेरे पेशे का उसूल है। पेशे का उसूल है कि ये मैं किसी को नहीं दे सकता। हाथ पे ऐसे तो कर सकता हूं, हाथ पे नहीं दे सकता। मैं ये आपको आज देता हूं हाथ में। वो देश जब तक बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा तो हो सकता है लेकिन तब तक महान नहीं हो सकता जब तक हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। आपके मुद्दे पे लौटता हूं। देखिए, बहुत अच्छी बात है भाई, जब तिवारी जी हमको गले लगा रहे थे तो हम बहुत डर गए, बहुत डर गए। क्यों तिवारी जी के गले लगाने में आप डरे गए? कि राहुल जी जब मोदी जी के गले लगने तो कहे गले पड़ गए हमारे, वो गले लगने गए और मोदी जी कह रहे ये तो गले पड़ गए हमारे। तो हम तो दिल से गले लगना चाहते हैं, लेकिन कल कोई कह देंगे अरे फजील भाई तो हमारे गले पड़ गए। नहीं जी, हम गले लगाकर आंख नहीं मारे, हम राहुल जी की तरह आंख नहीं मारे, दिल से गले लगाए हैं, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती में विश्वास रखते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जो तमाम जनता खड़ी है, और मैं भी एक मिडिल क्लास से आता हूं, आप कैसी भारत की बात करते हैं तो मैं उस पर एक शब्द कहना चाहूंगा। जब हम मार्केट में जाते हैं, धनिया जब फ्री में लेते हैं तो खुशी मिलती है, गुपचुप खाते हैं तो पापड़ी जब दही चटनी डालते हैं तो फ्री में खुशी मिलती है। वो खुशी जो छोटे छोटे 1-2 रुपए बचते हैं ना, उस 1-2 रुपए सेविंग को किसी ने दर्द समझा है तो मोदी जी समझ के आयुष्मान योजना दी है, ताकि बीमारी हो तो दर्द में ना निकले। अगर उस दर्द को किसी ने समझा है तो 1 रुपए में बीमा दिया है, उस दर्द को किसी ने समझा है तो किसान को किसान निधि दिया है कि तुम्हारे छोटे छोटे पैसे हम बचाएंगे, क्योंकि हम अंत्योदय में विश्वास रखते हैं, अंतिम व्यक्ति के विकास में विश्वास रखते हैं। यह हमारी नीति है। और सर, गले तो हमने दिल से लगाया था और दिल से लगाएंगे। बस एक बात आपको कहना चाहेंगे कि आप भी गले दिल से लगाना, गले लगाने के बाद आंख मत मार जाना, क्योंकि दोनों आंख से एक आंख में सत्ता रहे, एक हाथ में विपक्ष रहे, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आजाद मंडी में आपने वो वीडियो देखा होगा, एक मजदूर जो है उसकी आंख में आंसू थे। हम पूछते हैं कि जब वो मजदूर की आंख में आंसू थे वो किसकी वजह से थे? ये सरकार की वजह से, जो वर्तमान सरकार में। हम 2047 की बात नहीं करेंगे, हम वर्तमान की बात करेंगे कि आज जो किसानों की हालत की है। दोगुनी आय करने वाले थे 2022, जनाब 2023 आ गया, क्या किसानों की आय हुई दुगनी?
महिलाओं की सुरक्षा की बात की गई थी। क्या आज देश में महिला सुरक्षित है? मैं पूछती हूँ युवा जो रोजगार के लिए, महंगाई देखिए किस कदर, 300 रुपए में टमाटर मिल रहा है। ये मिडिल क्लास की बात करेंगे? बताइए, इनको शर्म नहीं आती है कहते हुए? मिडिल क्लास जब बैग कर लेके जाता है, थैला लेके जाता है, सब्जी नहीं खरीद पाता, नाटा जी, सब चीजों पे जी, वन बाय वन जी बोलिए। ये किसानों की बात कर, ये टमाटर की बात कर रही है, कभी किसानों को रोना रोती है। आज उसी किसान को पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है तब भी एक चीज को परेशानी है। ये यहाँ की राजनीति करेंगी, वहाँ की राजनीति करेंगी, बैलेंस होकर कभी बात नहीं करेंगी। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, क्या नाम है? आदित्य जैन, सी आदित्य जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बात कहना चाहते हैं। एक व्यक्ति ने अभी करप्शन के बारे में बहुत कुछ बोला था। करप्शन के बारे में उधर से बोला था जी। उसके लिए ये बोला सरकार ने इतनी अच्छी स्कीम लाई है, आयकर विभाग में पूरा ई असिस्टमेंट हो गया, आप ऑनलाइन सब सबमिट कर सकते हैं। पहले राशन में इतना भ्रष्टाचार होता था, अंगूठा लगा के आपको पूरा राशन मिलता, उसमें भ्रष्टाचार कम हो गया है, करप्शन मुक्त इस तरीके से हो गया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। पूरा आधा राजीव गांधी ने किसी जमाने में बोला था कि हम 1 रुपये ऊपर से भेजते हैं और 20 पैसे नीचे बचता है, लेकिन मोदी जी की सरकार में सीधे 1 रुपये ऊपर से आता है और पूरा 1 रुपये नीचे मिलता है। ये मैं आपका जो सवाल था उसका जो पहला वाला हिस्सा है कि जी बड़ा आराम को, अगर कोई सवाल इसके विपरीत कहना है तो आप कहने का हिम्मत। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमित मिश्रा है। अमित मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हो? हम मध्य प्रदेश से। मैं समझ गया, मध्य प्रदेश में कहाँ के हो? सतना जिला से। सतना जिला, कूद के ही आना चाहते हो? आगे बोलो। भैया सीए हैं और मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूं। देखिए, हमें किसी भी पार्टी को या किसी भी सरकार को गाली गलौज नहीं देना चाहिए, या किसी भी पुराने नेता को हमें गाली या कुछ भी अभद्र भाषा नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि सबका योगदान है इस देश में। और आज हम इसीलिए खड़े हैं कि कल 15 अगस्त अच्छे से स्वतंत्रता दिवस मनाएं, उन्हीं के योगदान से, ठीक है ना? तो हर नेता का योगदान है जो हमारे पूर्व में कार्य किए हैं। आज ये आप माइक लिए हैं और सर कैमरा लिए हैं तो कांग्रेस की ही देन है, राजीव गांधी की ही देन है, ठीक है? और बताता हूं, बोलने दो इसको, अंदर आओ। आप आज किसानों की बात करते हैं। जितना हल्ला मचाओगे उतना टाइम इसका बढ़ जाएगा। आप आज किसानों की बात करते हैं। कृषि क्रांति और दुग्ध क्रांति लाने वाले माननीय कांग्रेस के ही नेता थे, भाजपा वाले तब नहीं थे। और मैं ये नहीं बोलता हूं कि भाजपा वाले कुछ काम नहीं किए हैं, काम किए हैं, लेकिन हमें किसी को भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आई एग्री जी। देखिए, यहाँ पे क्या है कि टेक्नोलॉजी का डिमांड था उस टाइम पे, जिस समय में दुनिया जिस लेवल पे थी, उस समय में हर कंट्री में वो सारी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। उस समय पावर में राजीव गांधी या फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उस समय सारी टेक्नोलॉजी इंडिया में आई। ये हम नहीं कह सकते कि राजीव गांधी ने लाया है। उस समय टेक्नोलॉजी का नीड था, सिचुएशन थी और डिमांड था, तो जो गवर्नमेंट पावर में थी चीजें अपनी आई इंडिया में। तो ये नहीं कह सकते, हर समय जो भी गवर्नमेंट जिस टाइम पे पावर में होती है उस टाइम पे जो डिमांड होता है वो कंट्री को मिलता है, राइट? वेरी गुड। मैं आपका सवाल का जवाब देने आज के दिन सियासत नहीं करनी चाहिए। सियासत नहीं, बिल्कुल नहीं सियासत नहीं जी। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक ही आधार होना चाहिए कि भारत का पक्ष सर्वोपरि हो। अभी मेरी एक बहन नॉर्थ ईस्ट से आई थी, डिसिप्लिन की बात करी थी, लेकिन डिसिप्लिन के साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो संस्कार हैं। चाहे मणिपुर हो चाहे राजस्थान हो, यत्र तत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये वो भूमि है। खाली पंडालों तक दुर्गा और काली की पूजा मत करिए, हर स्त्री का सम्मान करना सीखिए। ये संस्कार नहीं होंगे तो कभी ये देश उज्जवल नहीं होगा, क्योंकि ये एकमात्र विश्व में देश है जो अपनी भूमि को माँ की संज्ञा देता है। अगर माँ के समान आप मातृत्व का भाव और स्नेह नहीं रखते किसी भी परिस्थिति के लिए, तो ये देश कभी उज्जवल नहीं हो सकता। जी नमस्ते, पहले माफी चाहूंगा, थोड़ी देर हो गई। मैंने कहा मैं डिसिप्लिन में ही खड़ी हूँ। मैं डिसिप्लिन में खड़ी तो मेरी नजर जरूर है वहां पे, और मैं इसी का कायल हूँ। खड़े तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कौन कितना डिसिप्लिन में है इसमें मेरी नजर रहती है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आशा है, मैं दिल्ली से हूँ। क्या नाम है? आशा। हाँ जी, दिल्ली से हैं। क्या काम करती हैं? मैं तो हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ। ये मेरी बेटी है स्पेशल जी। तो सर मैं तो मोदी जी से ये करनी चाहती हूँ कि जो दिव्यांगजन बच्चे हैं ना, उनके लिए कुछ ना कुछ करें। जो हैंडीकैप बच्चे उनका माइंड सेट होता है, इन बच्चों का माइंड भी सेट नहीं होता। इनको जो काम बताएंगे ये वही कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कोई प्राइवेट कंपनी हो, कोई सरकारी हो, कुछ भी हो, कहीं भी XYZ, इन बच्चों को सीट मिलनी चाहिए। आप माँ हैं इनकी? मैं माँ हूँ और मैंने बहुत दुख उठाए हैं इसको पालने में।
मेरी 2 बेटी हैं, एक ठीक है, एक ऐसी है। मैंने बहुत दुख उठाया है इसके लिए, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि ये कहीं ना कहीं सेट हो जाए। और मैंने इसको ITI कराई, आज इसका रिजल्ट आया, ये पास हो गई है। पास हो गए हैं, हम पास हो गए हैं। ताली बजाओ सारे लोग। ITI में आज ये बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ, आप पास हो गई। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कि मोदी जी इन बच्चों के लिए, मैं अपनी बच्ची के नहीं, मैं सब बच्चों के लिए मांगती हूँ। यही माँ होती है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा देश चाहता हूँ, तमाम सारे लोग बोल रहे हैं देश ऐसा हो जो इन तमाम बच्चों के लिए तो सोचे ही, उनके लिए तो आगे आए, एक माँ के लिए भी उसके आंसू पोंछने वाले भी होने चाहिए। एक ऐसे पड़ोसी हो, एक ऐसे लोग हों जो कहें कि नहीं हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपके लिए हैं। और माँ देखो कैसी माँ, कासिम साहब कैसी माँ जो कह रही मैं अपने लिए कह ही नहीं रही हूं, मैं तमाम सारे बच्चों के लिए कह रहा हूं कि उनके लिए ऐसा होना चाहिए। आज आप पास हुई हैं, मैं आपके लिए बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई। ITI आपने किया, कुछ कहना है? सर मैं हेल्थ सेनेटरी का काम कोर्स कर चुकी थी और अब मेरे को नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए। हम सारे लोग प्रयास करेंगे तुम्हारे लिए, नौकरी के लिए 100% करेंगे कोशिश, है ना? और तुम्हारी नौकरी होगी ऐसा लगता है मुझे। बस एक माँ का तो, और आपने तो दुनिया देश के लिए मांग लिया कि तमाम दिव्यांगों के लिए आप ऐसा कुछ करें। मुझे पता है कि इस बच्चे के साथ कितनी तकलीफें, कितना क्या होता है। सब माएँ हैं, सबको पता है, जिसके बच्चे ऐसे हैं ना उन्हें सबको एहसास है। ये बच्चे सब स्पेशल हैं और ये वो बच्चे हैं जो देश का गौरव भी है। कोई छल कपट नहीं है बिल्कुल भी, इनको जैसा कहोगे ये वैसा ही काम करते हैं। जी, तो 2047 का नक्शा खींचने वालों के लिए वो तमाम सारी बातें सामने हैं। जी बाबू कहां से आना हुआ, कौन हाथ उठा रहा? आप उठा रहे थे? जी जी स्वाति बोलिए। अभी मैम बहुत अच्छी बात कर रही थी, आपने जो कहा यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अभी 18 जुलाई को यूनाइटेड नेशन ने एक सर्वे सामने रखा है, द पाथ टू इक्वल्स, ये हेडिंग करके एक रिपोर्ट आई है जिसमें जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे भारत में जहां हम बेटियों को, जहां स्त्रियों को देवी के रूप में पूजते हैं, सिर्फ 1% महिलाएं ऐसी हैं जो जेंडर इक्वालिटी और जेंडर पैरिटी को जीती हैं। इसका ये मतलब है कि जो पुरुष हैं उनके समान जीने का अधिकार भारत में सिर्फ और सिर्फ हम 1% महिलाओं को दे पाते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हमें अपने शास्त्रों की जो बातें हैं ना उसे आचरण में लाने की ज़रूरत है। हम पूजा करें ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे कर्म में जब तक वो नहीं दिखेगा तब तक हम 2047 क्या आगे कभी भारत को विश्व गुरु के रूप में नहीं देख पाएंगे। बहुत सारी बातें, कुछ जोड़ना ऐड करना चाहते हैं? इतना ही बोलना चाहूंगी, अमृत मंथन में सबसे पहले विष निकलता है। 1947 में विष निकला। मैं अपने पूर्व जितने भी प्रधानमंत्री या पार्टियां हैं उनके कार्यों को सलाम करती हूं, लेकिन साथ साथ वो निष्ठा नहीं थी जो आज दिख रही है, इसको हम देख सकते हैं। बात है, ऐसा नहीं है। मैं यही कहता हूँ जो पूर्व महापुरुष हमारे रहे, जिन्होंने देश की मिट्टी में जिनका खून है, पसीना है, जिन्होंने बनाया है, देश का विकास किया है, उनके प्रति इस तरीके की घृणा भाव नहीं होना चाहिए। जब तक आप अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करेंगे तब तक ये देश तरक्की बिल्कुल भी नहीं करेगा। और नहीं, ये गलत बात है। नहीं, पूर्ण सम्मान है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की शिलान्यास किया, लेकिन पहले संसद बनाई, बाद में मंदिर। पहले देखिए, अभी इन्होंने संसद की बात की, आदिवासी ट्राइबल विमेन राष्ट्रपति क्यों नहीं बुलाया उनको उद्घाटन के लिए? आप ये आदिवासियों की बात कर, महिलाओं की बात कर रहे हैं। जब देश का प्रधानमंत्री ऐसे काम करेंगे तो सोचिए। बनाया भी तो उन्होंने, आप भी तो बना सकते थे। प्लीज कम बीजेपी द लास्ट वन। प्रतीक जी, मैं इन्होंने कहा कि देश में सारे प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया है। 20 संसद में नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं बिल्कुल कहता हूं कि इस देश के सारे प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री संग्रहालय बना तो कांग्रेस को दर्द होने लगा, नेहरू का नाम क्यों हटाया? इतनी अगर सबकी चिंता थी तो उसके नाम पे दर्द क्यों? और एक छोटा सा रिमार्क, वहां से हमारे कंप्यूटर इंजीनियर एक युवा जनता ने कहा कि आपके हाथ में जो माइक कैमरा है ना वो राजीव गांधी जी की देन है। बिल्कुल, उस समय इस देश में ये टेक्नोलॉजी आई, तो अगर आप इस देश में टेक्नोलॉजी लाएंगे तो आपका कोई हक नहीं है कि 2G घोटाला करेंगे। इस देश में अगर आप एम्स बनाएंगे तो आपका कोई हक नहीं है कि आप भ्रष्टाचार करेंगे। इस देश में अगर किसान के लिए योजना लाएंगे तो आपका कोई हक नहीं है कि
देंगे। हम ऐसा देश चाहते हैं। बरी कर दिया है। आपके ऊपर आरोप लगे,